गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट आर्टिकल है। हमने डाइपोल की करैक्टरिस्टिक्स देखी थी कि जब किसी डाइपोल को हम फील्ड के अंदर रखते हैं तो यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं कुछ एंगल के साथ, जो फील्ड के साथ कुछ एंगल पे प्लेस होता है तो उसके ऊपर इक्वल एंड एक पेयर लगना शुरू हो जाता है जिसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का। ठीक है, और इस पेयर को हम कब टॉर्क बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये इक्वल एंड अपोजिट जो पेयर है वो डाइपोल पे टॉर्क लगाता है और उसको एक पॉइंट पर घुमा देता है। तो डाइपोल घूम के अलाइन हो जाती है, डाइपोल घूम के ऐसे अलाइन हो जाती है, ऐसे लाइन हो जाती है, फील्ड की डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। रेस्ट पे आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है वो। ठीक है, तो वो अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो जब भी डाइपोल को कुछ एंगल पे रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगती है और वो अलाइन करने की कोशिश करता है। ये प्रॉपर्टी हमने देखी है। तो आज देखेंगे कि मैक्सिमम कितना टॉर्क लगता है किसी डाइपोल के ऊपर जब उसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं। एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पेपर में आता है। टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, तो इसका डायग्राम समझिए पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने तो हमें क्या डाइपोल मानना पड़ेगा फील्ड में, और टॉर्क कितना होगा फार्मूला से आपने पूरा ड्राइव करके बताना कितना होगा। तो हमने ये कोई जो है ये है यूनिफॉर्म फील्ड। आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, +2 माइनस चलती है, पैरेलल लाइन है, इक्वल स्पेस है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन सेम। ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है। माना एक डाइपोल जो है -q + q, लेंथ होगी कितनी 12 से लिखते हैं। ठीक है, एक डाइपोल को माना फील्ड के अंदर थीटा एंगल के ऊपर डालते हैं। फील्ड ऐसे लग रहा है, फील्ड ऐसे जा रहा है और बीच में हमने क्या किया है, ऐसे करके प्लेस कर दिया है। फील्ड ऐसे लग रही है, डाइपोल ऐसे फील्ड के साथ कुछ एंगल पे रख दिए। तो होगा क्या, अब जैसे रखेंगे तो ये वाले फील्ड जो प्लस हैं, जो -q चार्ज होगा फील्ड उसके ऊपर इस साइड फोर्स लगाएगी, प्लस उसको इस साइड खींचेंगे तो फील्ड इधर फोर्स लगाएगा। तो -q चार्ज पे इस साइड फोर्स लगना कितना, -qe। फील्ड स्ट्रेंथ E है तो -q चार्ज पे कितनी फोर्स होनी, -qe वेक्टर। इतना फोर्स इधर लगेगा और इस चार्ज पे माइनस वाले प्लस को इधर खींचेंगे तो फील्ड इधर लगाएगा फोर्स कितना, F वेक्टर = QE वेक्टर इधर लगना। तो इक्वल और अपोजिट। ठीक है, और इसका लाइन एक्शन ये है, इसका ये है। ठीक है, लगेंगी तो इस इन्हीं फोर्सेस के कारण, इक्वल अपोजिट के कारण इस पे टॉर्क बनेगा और टॉर्क इसको रोटेट करेगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो ये डायग्राम हो गया इसका, ये देख लीजिए आपने, समझ गए। ये हमने एक डाइपोल माना, फील्ड के साथ थीटा एंगल यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस किया है, इसकी लेंथ 12 है, थीटा एंगल पे रखा है। तो फील्ड इस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है। इक्वल अपोजिट के कारण जो है इस पे टॉर्क बनता है। ठीक है, और हमें पता है टॉर्क कितना होता है, वीनो टॉर्क = फार्मूला देखिए यहाँ पर, ये थ्योरी होगी। टॉर्क होता है दैट विल बी इक्वल टू, टॉर्क हमेशा होगा, टॉर्क होता है फोर्स ऑन इधर चार्ज, किसी चार्ज पर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ये फार्मूला होता है। तो फोर्स कितनी, QE, मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले, फिर लास्ट में वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है दोनों आनी, तो वेक्टर में करना बड़ा कठिन है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड में निकालेंगे, लास्ट में डायरेक्शन भी लिख देंगे तो दो मेजर तो आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितनी, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्यों नहीं, Q × E। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होगा QE। ठीक है, डायरेक्शन
अच्छा डिस्टेंस कितनी, ये फोर्स इधर लग रही है, ये इधर लग रही है, तो कितना हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हुआ दोनों फोर्स, ये फोर्स इधर लग रही है, ये वाली इधर, तो डिस्टेंस ये हुआ AC, तो दिस इज AC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। अब अगर इसको निकालना है तो जो तो पता होगा हमें, फील्ड स्ट्रेंथ भी पता है, ये भी पता है, तो AC निकालना पड़ेगा। तो AC कहाँ से आना, डायग्राम से, देखिए इस डायग्राम में AC निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आना, ये हमें पता है, तो फार्मूला लगाना, कैलकुलेट डिवाइड बाय गिवन AC अपॉन AB। तो इस ट्राइंगल में AC अपॉन AB क्या आना, साइन थीटा, P अपॉन H हो जाना, साइन थीटा, तो AC निकाल लो, इधर चला गया 2L साइन थीटा हो गया। AC की वैल्यू जहाँ पर देते हैं तो टॉर्क आ जाना, आगे सॉल्व हो जाना, तो टॉर्क इक्वल टू QE 2L साइन थीटा हो जाना। ठीक है, अब इतना हो गया, तो ये पता है, आगे भी सॉल्व हो जाना। Q इंटू 2L पता क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये आ गया Q इंटू 2L आ गया, E साइन थीटा, समझ गया। और ये P होता है, ये तो पता है, तो PE साइन थीटा, वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में कितना टॉर्क बनता है, PE साइन थीटा। अगर P पता है, Q पता है, L पता है, तो P भी पता होना, ये आ जाएगा। और E पता है, फील्ड स्ट्रेंथ, एंगल कितने पे रखा गया था वो भी पता है, तो टॉर्क निकाल सकते हैं, कितना टॉर्क उस पर लगने वाला, उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। अच्छा डायरेक्शन कैसे होनी, AB साइन थीटा है, तो उसको हम वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। AB साइन थीटा किसके बराबर होता है, A क्रॉस B, तो P क्रॉस B हो जाना। ठीक है, P क्रॉस B, और वेक्टर कौन सा बन जाएगा, टॉर्क, समझ गए। तो ये आ जाएगा, ये इसके बराबर, और वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में होता है P क्रॉस C, समझ गए, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉर्क लगने वाला टॉर्क है इसके ऊपर P क्रॉस C होना, P कहाँ होता है, -2, दिस इज P, -2 प्लस, ये डायरेक्शन P की होती है। ठीक है, डाइपोल में जो मूवमेंट की डायरेक्शन है ये होनी, और फील्ड कहाँ, फील्ड इस साइड लग रहा है, फील्ड ऐसे है, ये ऐसे लग रहा है, तो बताइए फिर टॉर्क की डायरेक्शन क्या होनी, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो राइट हैंड थंब, कर्ल फिंगर क्रॉस को शो करती हैं, और थंब बताता है फोर्सेस को। तो कहाँ, P से E की ओर लग रही है। ठीक है, तो फील्ड ऐसे लग रही थी, P ऐसे लगा, ये फील्ड, ये E, ये E, ये P लगा, तो कहाँ, इस साइड, कहाँ, तो कहाँ लगेगी, परपेंडिकुलर टू द पेपर, इन साइड द पेपर लगेगी, P क्रॉस E। ठीक है, फील्ड ऐसे, ये ऐसे लगी, तो इस साइड नहीं लग रही, इस साइड लगी, PE, P से E की ओर लगी। ठीक है, तो क्या होना, ये कहाँ, P क्रॉस E, ये होगा क्रॉस प्रोडक्ट E का, तो ऐसे आना, किसे परपेंडिकुलर होनी, इस प्लेन के इस साइड लगेगी, और परपेंडिकुलर होगी, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब कुछ केस रिजल्ट बनते हैं, इसी के स्पेशल केस हम कर रहे हैं। तो क्या है, पहला, अगर मान लो थीटा 0 हो जाए, कि डाइपोल कैसे रखा गया, फील्ड के लॉन्ग रखा है, फील्ड इधर लग रहा है, डाइपोल भी इधर रख दिया, तो थीटा 0 हो गया। थीटा 0 हुआ तो टॉर्क क्या हो जाना, तो ये हो जाना साइन थीटा 0 0, तो टॉर्क 0, मैग्नीट्यूड 0, तो टॉर्क नहीं लगता, इस ऐसे बोलते हैं। तो वो जैसे पड़ा होगा वो वही फील्ड में रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, कोई टॉर्क नहीं लगता। ठीक है, फील्ड के लाइन ही पड़ा हो तो वो ऐसे पड़े रहते हैं, स्टेबल रहते हैं डाइपोल्स। ठीक है, दूसरा, अगर 90 पे रखा गया, इफ 90 थीटा 90, तो 90 कब होना, फील्ड इधर लग रही है, और ये फील्ड के साथ इतने एंगल पे लगा। ठीक है, तो 90 पे लगा, तो क्या होना, मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि साइन की मैक्सिमम होनी वैल्यू उस टाइम, तो वो मैक्सिमम होगा, तो ये टॉर्क मैक्सिमम होना, तो परपेंडिकुलर मैक्सिमम टॉर्क लगता है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल। मैक्सिमम लगेगा तो एकदम से घूम जाएगा, अनस्टेबल पे रहेगा। ठीक है, और थीटा 90 हो तो ये भी 0 हो जाना। ठीक है, ठीक है, अगर अपोजिट फील्ड रखा है तो भी 0, इक्वल अपोजिट बनता है तो भी 0। ठीक है, समझ गए, तो ये केस है। ठीक है, अच्छा एक केस रह गया इसमें, अगर डाइपोल कैसा, आइडियल डाइपोल क्या होता है, आइडियल होता है कि जिसमें डाइपोल एटमों की मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो जाए कि साइज उसका नेग्लिजिबल हो जाए, फिर उसमें स्ट्रेंथ बड़ा ज़्यादा हो जाए, पावर उसकी बहुत ज़्यादा हो,
तो ऐसा डाइपोल जिसका साइज़ ना हो, हीट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, जिसका चार्जेस में फोर्सेस बड़ी ज़्यादा हो जाए, लेंथ निगलिजिबल सी हो जाए, तो ऐसे को बोलते हैं आइडियल डाइपोल, साइज़ नहीं होगा। ठीक है, आगे है कि अब ये तो देख लिया हमने कि जब फील्ड में किसी डाइपोल प्लेस होता है तो उस पर टॉर्क बनता है और वो घूमता है, बीच में घूमेगा, लाइन हो जाता है, उस एंगल से होगा तो फील्ड के लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, समझ गए। ऐसे भी हो सकता है इनर्शिया के कारण आगे चला गया, इनर्शिया के कारण आगे चला गया, फील्ड फिर लगेगी वापस, तो बीच में ऐसे घूमेगा, बीच में डाइपोल ऐसे घूमेगा, रोटेट भी कर सकता है फील्ड के अंदर, ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा आगे है कि नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में अगर किसी डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म में अगर फील्ड में रखेंगे तो कहीं पर फील्ड क्या होना ज़्यादा, जैसे ये ऐसे रखेंगे, ये कौन सी नॉन यूनिफॉर्म बीच में रख दिया तो क्या होना, कहीं पे फोर्स ज़्यादा होना, फील्ड ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, इधर फोर्स ज़्यादा इधर कम, तो नेट जीरो नहीं होना, तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स लग जाएगा, बन जाता है, मूवमेंट उसका हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स लगता है। ठीक है, क्लियर, बट उसमें नेट नहीं लगता। ठीक है, उसमें नेट जीरो होता है, बट इक्वल अपोजिट बन जाता है, तो टॉर्क बना देता है वो, तो टॉर्क की वजह से घूमता है। ठीक है, ये हो गया, ये नहीं आपने एक ऐसे देख लेना, करना नहीं है। आगे है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं हम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द इन्फिनिटली चार्ज्ड रिंग, कि कोई चार्ज्ड रिंग है, इन्फिनिटली है, कैसा है, इन रिंग है कोई जिसके ऊपर चार्ज इन्फिनिटली है, इन्फिनिटली चार्ज रिंग है, बहुत ज़्यादा इन्फिनिट चार्ज है। तार ले लो, एक प्लस दिया दूसरा प्लस, रिपेल करते हुए आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मोड़ के आपने रिंग बना दी, बन गया। तो अब इन्फिनिटली चार्ज तार के ऊपर रिंग है, उस पर प्रेजेंट है, उसकी एक्सिस पे जो सेंटर से लाइन पास करती है एक पॉइंट पर बतानी कितनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसकी, वो इनफाइनाइट है तो वो भी फील्ड बनाएगा, फील्ड लगाता है, ये पढ़ चुके हैं। तो एक्सिस पे किसी पॉइंट पर कितनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो हमें निकालनी है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो इसका मेन है डायग्राम। ठीक है, जब इन कंटिन्यूअस हो तो आपको पता है फील्ड स्ट्रेंथ के फार्मूले हमारे कूलम के जो है वो डिपेंड करते हैं पॉइंट चार्ज पे। अगर पॉइंट चार्ज हो, हमारे पास पॉइंट चार्ज हो तभी होगा वो एप्लीकेबल। तो इसलिए पॉइंट चार्ज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि ये रिंग ही छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस से बना हुआ है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंटों से मिलकर बना हुआ है। अब अगर स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ है तो एक एलिमेंट के कारण जो फील्ड स्ट्रेंथ वहाँ बनेगा उसके ऊपर हम चार्ज, हमें पता होता है स्मॉल एलिमेंट पे, अगर स्मॉल एलिमेंट का चार्ज पता है तो कूलम लॉ हमारा लग जाएगा, तो एक पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं, एक्सियल लाइन एक्सिस पर एक पॉइंट पर निकल आ जाएगा, एक के कारण या फील्ड थोड़ी फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, ऐसे ही बाकी पॉइंटों से भी बना होगा वो, तो पॉइंट के कारण भी आ जाएंगे, तो नेट कितनी हो जाएंगी, इंटीग्रेशन लगनी, तो इंटीग्रेशन से हम नेट कर देंगे तो आ जाएगी। तो यहाँ इंटीग्रल कैलकुलस लगना, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 4 नंबर का पेपर में आता है। तो देखिए डायग्राम इसका, ये हमने एक रिंग माना, ठीक है, और इसके ऊपर इन्फिनिटली चार्ज प्रेजेंट है, इन्फिनिटली चार्ज रिंग माना हमने, रेडियस इसकी ए है। ठीक है, समझ गए, और इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट माना हमने पी, ये पॉइंट है तो जहाँ अटैच चार्ज हो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा। ठीक है, और ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, एक्स पर है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब ये हमने माना रिंग छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ, एक एलिमेंट मान लिया इसका ए बी, और लेंथ उसकी बहुत कम है, डी एल है। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट एक मान लिया हमने। अब और इस पूरे की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, वन डायमेंशन होगा ये रिंग, तो कितनी लैम्डा,
लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, समझ गए। तो अब फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है यहाँ पर, इसके कारण कितनी होगी जहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर निकालनी है। ठीक है, तो फील्ड स्ट्रेंथ एट पी ड्यू टू स्मॉल चार्ज, इस पे स्मॉल चार्ज होना डी क्यों, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में कर देंगे। इस पर चार्ज कितना होना, लैम्डा डी एल होना ना। तो पहले आप चार्ज ही निकालो, स्मॉल चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट क्या होना, डी के इक्वल टू लैम्डा डी एल, ये होना, लिख लीजिए, ये होना, दैट विल बी इक्वल टू, ये होगा ये स्मॉल चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट विल बी क्या होना, लैम्डा डी एल होना। डी क्या होता है स्मॉल चार्ज, इतना। अब चार्ज का पता चल जाएगा, आप कूलम लॉ से आ जाएगी फील्ड स्ट्रेंथ इसकी। तो क्या होगा, तो देयरफॉर इस पे चार्ज आ गया, अब लग जाएगा कूलम लॉ। तो बाय कूलम लॉ चार्ज थोड़ा, तो फील्ड भी थोड़ी लगनी, इधर थोड़ी बनाएगा। तो स्मॉल फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द पी विल बी क्या होनी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पी विल बी, चार्ज डी क्या हुआ है, सोर्स ये बना, डिस्टेंस चाहिए इसके बीच की डिस्टेंस ये, और लेंथ के लॉन्ग लगेगा, तो इस साइड लगेगा। फोर्स थोड़ा, चार्ज थोड़ा, तो फील्ड भी थोड़ी होनी, तो डी होगी, डी ई होगी। तो इसके कारण इस पॉइंट पर जो लगेगी वो वेक्टर ये बता रहा है, डी ई लगेगी। डायग्राम ये हो गया, इस साइड डी ई लगेगी। ठीक है, तो डी ई वेक्टर होनी, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। हाँ, इसमें याद रखिए कि हम इसको वेक्टर में ये थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए हम इसको पहले मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे और बाद में वेक्टर लगा के डायरेक्शन भी बता देंगे, तो क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड डी ई क्या होनी, डी ई इक्वल टू, तो डी ई मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, सोर्स चार्ज 1/4 डी क्यू के कारण इधर कितनी होनी, सोर्स चार्ज ये हुआ, सोर्स अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ये हुआ आर स्क्वायर, ये होनी, और डी क्यू है लैम्डा डी एल, ये होगी, इतनी होगी। समझ गए। अब ये तो आपको समझ आ गया, इसके कारण इतनी फील्ड बनेगी, डी ई बनेगी पी पॉइंट पर, और कहाँ लगती है, बाहर की तरफ लगेगी। ठीक है, डिस्टेंस के अलाउंग लगेगी। ठीक है, इधर। अब इसके कारण इतनी होगी। ठीक है, माना जे एंगल कितना है, इसका एक्सिस के साथ थीटा एंगल, ये थीटा है। ठीक है, तो फिर ये भी कितना होना, थीटा, इसका इसके साथ वर्टिकली अपोजिट इक्वल, तो ये थीटा, ये भी थीटा होना, ये थीटा है। तो अब आपको पता है इसके कारण ये लगेगी इस पॉइंट पर, वो प्लेन में लग रही है, एक ना एक्स में लग रही है ना वाई में, ये प्लेन में लग रही है। अगर प्लेन में लग रही है तो ये फील्ड जो इसकी होगी स्मॉल एलिमेंट की, ये दो डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगेगा, रूल आपने पढ़ा था +1 में कि वेक्टर अगर प्लेन में लगता है तो दो डायरेक्शनों में चला जाएगा। तो ये तो रिजॉल्व कर देंगे, रिजॉल्विंग डी ई इंटू 2 कंपोनेंट्स, तो ये 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। कौन कौन सा इसमें, हाँ जी देखिए, ये वाला थीटा है, तो इस साइड कितना होगा, डी ई कॉस थीटा, और इधर कितना होगा, डी ई साइन थीटा। तो ये इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक्स एक्सिस द कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस लगेगा, और परपेंडिकुलर एक्सिस के लगेगा डी ई साइन थीटा कंपोनेंट, ये लगेगा। समझ गए। तो इसके कारण छोटे कारण जो फील्ड बनेगी वो एक्स में भी लगेगी और वाई में भी, इतना इतना पार्ट लगेगा कंपोनेंट, और इधर इतना लगेगा। जी हमें पता चल गया। ठीक है, तो बाकी पॉइंटों पर भी ऐसे, ये बाकी पॉइंट एलिमेंट के कारण भी इधर बन रही होगी। समझ गए। अब देखिए इसके अपोजिट, डायमीट्रिकली अपोजिट अगर हम दूसरा एलिमेंट भी होगा, तो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी इस पॉइंट पर उतनी ही बनाएगा, जहाँ पर ये इतनी बनाएगा, तो इस पॉइंट पर इसके कारण भी जो लगेगी
डिस्टेंस के लॉन्ग लगती है तो डी ई वैक्टर लगेगी, ये वैक्टर बता रहा है। इधर इतनी लगेगी, डायग्राम इसका ये होना, इधर इतनी लग रही है इस पॉइंट पर, तो ये भी रिजॉल्व होगा, इधर डी ई कॉस थीटा और इधर डी ई साइन थीटा। समझ गए? तो मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के जो कंपोनेंट होंगे डी ई साइन थीटा वो इक्वल अपोजिट लगेंगे। हॉरिजॉन्टल तो एक साइड लग रहे हैं, वो कैंसिल नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे, फील्ड स्ट्रेंथ के इफेक्ट को, बट ये जो डी ई साइन थीटा है ये कैंसिल कर देते हैं। तो एक साथ में नियम और लगना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके कारण दोनों डायरेक्शन में लग रहा है। सिंस जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे एक्सिस के, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट of the oppositely diametrically ends of the ring cancel each other, that is d e sin theta। तो ये कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ जो फील्ड स्ट्रेंथ बनेगी वो एक के कारण यही बनती है डी ई cos थीटा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू वन एलिमेंट विल भी होगी डी ई इक्वल टू डी ई cos थीटा होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वेक्टर नहीं लगाने, तो ये इतनी होगी डी ई cos थीटा होनी एक के कारण, पी पॉइंट पर इतनी बनेगी। अब इतनी बनी, एक के कारण इतनी बन रही है, एक कंपोनेंट के कारण, तो नेट कितनी होनी, एक के कारण इतनी, तो बाकी यूँ जितने भी होंगे इस जैसे ही उनके कारण भी यहाँ पर डी ई cos थीटा ही होगी। तो नेट कितनी होगी, कैन बी फाइंड बाय इंटीग्रेशन। समझ गए? स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करना है तो नेट करने के लिए इंटीग्रेशन यूज होती है। तो देयरफॉर नेट फील्ड कैन बी एट पी कैन बी फाइंड बाय इंटीग्रेशन, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये हमारे पास आएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दिया, फील्ड कितनी होगी वो पता नहीं है, तो इधर कौन सी होनी, इधर होनी, दैट विल बी इनडेफिनेट। और जहाँ पता है हमें, देखिए कहाँ गया पेज, हाँ, कितनी होगी ये हमें पता नहीं है। देखिए, तो यहाँ से रिंग है तो इस साइड नहीं पता है कितनी है, तो इनडेफिनेट, और यहाँ पता है कि कितने एलिमेंट होंगे, 0 से 2 पाई आर होंगे, तो 0 to 2 पाई आर इंटीग्रेट। ठीक है, तो यहाँ से 0 to 2 पाई आर, और डी ई की वैल्यू 1/4 लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा आ जाना। cos थीटा की वैल्यू डायग्राम से आ गई, cos थीटा की वैल्यू जो है वो आई हमारे पास, हाँ, ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होनी, यहाँ से ले सकते हैं b अपॉन एच, तो ये दो एंगल, ये बेस और ये एच। ठीक है, ये x अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू भर दी हमने, ये आ गई। ठीक है, कांस्टेंट सारे बाहर, सिर्फ चेंज कौन सा हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, डी एल चेंज हो रहा है, एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, तो बाकी सारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो बाहर चले जाए, ये बाहर सिर्फ डी एल चेंज हो रहा है, तो ये बचेगा अंदर। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट इनटू फंक्शन क्या है, यहाँ पर जो चेंज होता है वो फंक्शन होता है, तो ये बाहर ये आ जाना, तो डी एल की 2 पाई ये होनी, और लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ भी होगी क्या, जे हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू भर दी, एक क्या 0.2 पाई, ये कट गया तो ये आ गया। तो इतनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पर रिंग के कारण इतनी बनेगी, मैग्नीट्यूड इतना होगा उसका। ठीक है, इतना होगा, समझ गए? अब ये है कि अगर पी सेंटर पे हो, तो पी सेंटर पे आ गया तो एक्स 0 हो गया, एक्स 0 तो ई भी 0, तो सेंटर, रिंग के सेंटर पे फील्ड स्ट्रेंथ टोटल 0 होता है। ठीक है, समझ गए? ये आ गया। अगर एक्स
बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ए, कि पॉइंट बहुत दूर है, तो जैसे बहुत दूर होगा तो छोटा सा डाइपोल दिखेगा, ठीक है। तो छोटा होना वो क्या, रिंग बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब, इसको नेगलेक्ट कर देंगे एक को, तो ये हो गया एक्स क्यूब वर्दी दो बिना। अच्छा, अब डायरेक्शन की बात, वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने, डायरेक्शन क्या होनी, तो डायरेक्शन क्या होनी, क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी फील्ड स्ट्रेंथ की, तो आपको पता है डायरेक्शन क्या होनी, डी ई कोस थीटा के लॉन्ग बन रही है नेट, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होनी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड वेक्टर विल बी और लॉन्ग पॉजिटिव आउटरवर्डली होगी लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। तो इतनी हो गई, समझ गए। तो ये था, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वाला है, वो पोटेंशियल में करना है हमें, समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, आगे है आपके न्यूमेरिकल और छोटे क्वेश्चन, तो छोटे क्वेश्चन आप HP बोर्ड वाले पढ़ लें, HP बोर्ड में जो आए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वो आप खुद पढ़ लें और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। ओके, दिनेश की बुक से कर लेंगे, समझ गए। तो ये चैप्टर हो गया, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे शुरू, डेट इज नया चैप्टर था गॉसेस थ्योरम। गॉसेस ने भी जो उसने नया कंसेप्ट दिया था, उसने भी फील्ड स्ट्रेंथ को निकालने का दिया था, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।